नमस्कार दोस्तों, आज से हम एमपी जीके के पीवाईक्यू की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज एमपी जीके के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि विगत वर्षों में एमपी जीके से जितने भी क्वेश्चन बने उन सारे क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज सोल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। तो मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन होता है दोस्तों, तो उस समय यहाँ पर आपके 8 संभाग और 43 यानी 43 जिलों के साथ में मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो दो चीज आपको यहाँ पर पता चली कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। तो 1 नवंबर 1956 को होता है और उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों आगे आगे जब टाइम बीतता गया तो हम पहुंचे 1 नवंबर सन 2000 पर। और 1 नवंबर 2000 पर क्या हुआ, तो जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक नया राज्य का गठन कर दिया गया, वो है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर सन 2000 को होता है। और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो यहीं पे आपका जो मध्य प्रदेश है, इसकी सीमा का अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन किया गया। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण और पुनर्गठन अंतिम रूप से किया गया। अब दोस्तों जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उस समय जो मध्य प्रदेश था दोस्तों, इस मध्य प्रदेश में संभाग कितने बच गए थे। तो उस समय मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या 9 रह गई थी। और जिलों की संख्या बात करें तो जिलों की संख्या आपका कितनी थी, तो जिलों की संख्या थी 45। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग थे और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो डाउट वाला क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। अब देखो, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल अगर पूछे तो वो कौन सी है, गेहूं है। पहली इंपोर्टेंट चीज आपको ये बताना है कि भाई जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, वो गेहूं है। लेकिन जब बात आती है कि मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राज्य की फसल अगर आपसे पूछे तो उस समय आपका आंसर बदल जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो राज्य की फसल है दोस्तों, वो कौन सी है, तो ये है सोयाबीन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो सोयाबीन है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है और कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो साइंटिफिक नेम आपको बताना है कि सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश की राज्य की फसल मानी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और अधिकतर खाद्यान्न के रूप में गेहूं का काम आता है। इसलिए मध्य प्रदेश की मुख्य या प्रमुख फसल कौन सी मानी गई है, तो ये आपकी गेहूं मानी गई है। और दोस्तों ये जो गेहूं है ना, इस गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका होता है मालवा के पठार में। और ये मालवा के पठार में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए इस मालवा के पठार को गेहूं की डलिया का पठार कहा गया। गेहूं की डलिया का पठार किसे कहा जाता है, तो ये मालवा के पठार को कहा जाता है। देखो चीजें हम बहुत सारी कवर करने वाले हैं। पहली तो ये कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हम सारी चीजें कवर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर फसल की बात आई तो फसल में प्रमुख फसल भी हो गई आपकी और मध्य प्रदेश की राज्य की फसल भी अपन ने कवर कर ली। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनेंगी वो सारी चीजें हम साथ में कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी बनाने की संज्ञा किसे दी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, आचार्य विनोबा भावे ने जो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी बनाने की बात कही है, वो कौन सी कही है, तो वो कही है जबलपुर को। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है वो जबलपुर है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की एक तो खेल राजधानी और एक आपकी आर्थिक राजधानी, दो राजधानी है, एक तो खेल राजधानी और एक आर्थिक राजधानी, वो कहाँ पर है, तो वो आपकी इंदौर में। तो संस्कार राजधानी जबलपुर में हो गई, खेल और आर्थिक राजधानी आपकी कहाँ पर हो गई, इंदौर में हो गई। एक आपको याद रखना है दोस्तों, ऊर्जा राजधानी। तो ऊर्जा राजधानी पूछे तो वो कहाँ पर आती है, सिंगरौली में आती है। सिंगरौली में आती है ऊर्जा राजधानी।
ठीक है। और एक आपसे पूछेगा कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको बताना है ये कहाँ पर है, तो ये पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी में है। और एक आपको पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहाँ पर है, तो संगीत राजधानी आपको बताना है मैहर। ठीक है। तो यहाँ पर एक राजधानी का क्वेश्चन आया था जिससे अपन ने मध्य प्रदेश की सारी राजधानियां कवर कर ली। और अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है, तो प्रशासनिक राजधानी आपको बताना है कि वो भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी या मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में है। ऊर्जा राजधानी अगर आपसे पूछे तो सिंगरौली में है। ग्रीष्मकालीन पंचमढ़ी में है। संगीत महर में है। खेल और आर्थिक राजधानी इंदौर में है। और आपकी जो संस्कार राजधानी है वो कहाँ पर है, तो वो जबलपुर में है। तो इतनी चीजें आपको एक क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य की गान के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली चीज तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की गान है ये कौन सा है, तो सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, ये मध्य प्रदेश का राज्य की गान है। और अगर आपसे पूछे कि भाई इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। कौन है, महेश श्रीवास्तव साहब जो है ये इसके क्या है, तो रचनाकार है, रचनाकार है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई इसके गायक कौन है, पूछ सकता है कि भाई इसके गायक कौन है, तो शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी जो है ये शांतनु मुखर्जी आपके क्या है, तो शांतनु मुखर्जी इसके गायक है। फिर आपसे पूछे कि भाई इसमें संगीत किसके द्वारा दिया गया, तो इसके जो संगीतकार है वो संगीतकार का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, उनका नाम है सुनील झा। सुनील झा। तो मध्य प्रदेश के राज्य की गान से इतनी चीजें याद रखना है। इसके रचनाकार या इसके लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव जी है। इसमें गायक कौन है, शांतनु मुखर्जी है। और संगीतकार कौन है, तो सुनील झा है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी सोन चिड़िया है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी सोन चिड़िया नहीं है, पहली इंपोर्टेंट चीज। दूसरा आता है कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली रोहू है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कमल है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु बारहसिंगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात आती है बारहसिंगा की, बात करते हैं बारहसिंगा की। तो देखो बारहसिंगा की हम बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है, पहली इंपोर्टेंट चीज। दूसरी इंपोर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है दोस्तों। कान्हा किसली नेशनल पार्क है जो कि मंडला में है, तो वहां पर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि इसकी प्रजाति कौन सी है, तो इसकी प्रजाति आपको याद रखना है ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, बिल्कुल सही है। अगर मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह देखोगे तो उसमें ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन, नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट है कि इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां अंकित की गई, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें दो फसलों का जिक्र किया गया, एक तो इसमें गेहूं की फसल और एक इसमें धान की बालियां। गेहूं और धान दोनों की फसल का जिक्र किया गया, तो इसमें सोयाबीन नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में गेहूं और धान की बालियों को दर्शाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। और इसके केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ और सिंह की आकृति के साथ में बरगद का पेड़ दर्शाया गया, तो ये भी सही है। मतलब अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो तो 1 और 3 वाले आपके बिल्कुल सही पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है। तो देखो मध्य प्रदेश का जो राज्य की पुष्प है ये है आपका सफेद लिली। और दोस्तों ये जो सफेद लिली है ना, इस सफेद लिली का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, वो है आपका लीलियम, लीलियम, लीलियम कैंडिडम। लीलियम कैंडिडम जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प का, जो कि सफेद लिली है, और लीलियम कैंडिडम इसका क्या नाम है, तो साइंटिफिक नेम है। अगला
मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब मध्य प्रदेश का गठन होता है उस समय 8 संभाग और 43 जिले आपके मध्य प्रदेश में गठित किए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में टोटल संभाग कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल संभाग है आपके 10। और जिलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी बतानी है आपको? तो टोटल 55 जिले हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं, लेकिन जब गठन हुआ था उस समय 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, वो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो है आपका सिंगरौली। सिंगरौली। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों के बीच में जो सूर्योदय है उनके समय पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। सिंगरौली में जो सूर्य उदय है ना दोस्तों, वो आधे घंटे पहले होता है। अब देखो, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्य की रोशनी वो कहाँ पड़ेगी? सिंगरौली में पड़ेगी। और सिंगरौली में पड़ने के बाद में दोस्तों 34 मिनट लगेंगे इसको कहाँ पर? अलीराजपुर तक पहुंचने में। तो यहाँ पर 34 मिनट तो नहीं है, तो अपन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आधा घंटा यहाँ पर टिक करेंगे। तो सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में सूर्य उदय का अगर टाइम पूछे तो टोटल 34 मिनट आपको बताना है अगर मिनट में पूछे, और अगर घंटे में पूछे तो फिर आपको आधा घंटा 1/2 घंटे आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाटक है वो कौन सा है? तो वो है आपका माच। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक कौन सा है? माच। फिर आपसे पूछे कि ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? तो ये मालवा वाले क्षेत्र में होता है। और मालवा वाले क्षेत्र में दोस्तों ये जो माच है ना, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये अधिकतर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नाटक है और मालवा क्षेत्र में ये आयोजित होता है। अब देखो, यहाँ पर मैप आपके सामने आता है। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य है? तो मध्य प्रदेश के टोटल 5 पड़ोसी राज्य। 5 पड़ोसी राज्य। पहले नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है आपका गुजरात, और 5वें नंबर पर आता है आपका कौन सा? राजस्थान। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश के टोटल कितने पड़ोसी राज्य है, तो टोटल 5 पड़ोसी राज्य है। फिर इसी मैप में हमें एक चीज और याद रखना है कि मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो है आपका मुरैना। फिर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला आपको बताना है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। फिर आपसे पूछे सबसे पूर्वी जिला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला आपको याद रखना है, जो कि कौन सा है? तो ये आपका अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। तो ये सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, सबसे उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, ये इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ना, इससे लेकर जो आपका मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अगर आप आओगे तो यहाँ पर बुरहानपुर के लास्ट कोने तक आओगे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको याद रखना है 605 किलोमीटर है। कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जाओगे तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 870 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको याद रखना है 870 किलोमीटर। सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है? देखो, 2-3 चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला है,
और इस उज्जैन जिले में एक मंदिर आता है जो जिसका नाम है मंगलनाथ का मंदिर। और ये जो मंगलनाथ है ना, इसी मंगलनाथ के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो मंगलनाथ के मंदिर को कहा जाता है पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ये तो हुआ मंगलनाथ का मंदिर पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो भारत का केंद्र बिंदु आपको बताना है दोस्तों, ये कहाँ पर है भारत का केंद्र बिंदु, तो करौंदी कटनी। करौंदी जो कि किस जिले में आता है, तो कटनी जिले में आता है। फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आपको बताना है सागर में है, सागर में है। ये सारे के सारे केंद्र बिंदु आपको याद रखना है। और एक और आपको याद रखना है कि जो अखंड भारत है, इस अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली में। और बरसाली किस जिले में आता है, तो बरसाली बैतूल जिले में आता है, बरसाली बैतूल जिले में आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य की नृत्य है वो कौन सा है, राई। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य है राई। और ये जो राई नृत्य है ना दोस्तों, ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो महिला ये राज्य की नृत्य करती है उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको कहा जाता है बेडनी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई है, बुंदेलखंड में होता है, महिलाएं करती है और जो महिला इसे करती है उसको बेडनी नाम दिया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है। देखो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है ना दोस्तों, वो कितना है, तो 236 है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल का जो एरिया है उसमें कितने लोग निवास करते हैं, तो 236 लोग निवास करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है दोस्तों। कहाँ पर है, भोपाल में है, भोपाल में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है डिंडोरी में। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूं दोस्तों कि अपन ने बात की थी मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह की। राज्य की चिन्ह में क्या आ रहा है, एक तो पशु की बात करें दोस्तों, एक आपका पक्षी की बात करें, पक्षी की बात करें, और पशु पक्षी और वृक्ष की बात करें। अब पशु पक्षी और वृक्ष में पशु कौन सा है, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का राज्य की पशु 12 सिंगा है, 12 सिंगा है। उसके बाद में पक्षी कौन सा है, तो पक्षी है दूधराज, कौन सा है, दूधराज। और वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष है बरगद, बरगद। अब दोस्तों होता क्या है कि मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष का नाम तो आपको याद रखना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वो गठन कब होता है, तो मध्य प्रदेश का गठन होता है कब, तो 1 नवंबर सन 1956 को, 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो इस मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ आती है, मतलब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, मतलब मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन जब आता है, तो 25वां जन्मदिन कब आएगा, तो 1 नवंबर 1981 को आएगा। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आती है। और इसी 25वीं वर्षगांठ पर क्या होता है, तो मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष को कब घोषित किया जाता है, तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, मध्य प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली आपको याद रखना है महाशीर है। दूसरा आपसे पूछे कि भाई जो महाशीर है ये कौन सी नदी में पाई जाती है, तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटीटोरा, टोर प्यूटीटोरा। तो टोर प्यूटीटोरा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो महाशीर प्रजनन केंद्र है, ये महाशीर प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो महाशीर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया, बड़वा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, बड़वा में बनाया गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि राज्य की मछली महाशीर है, नर्मदा नदी में पाई जाती है, टोर प्यूटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, और महाशीर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया, बड़वा में बनाया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान
और भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। देखो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर आएगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो देखो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये डाटा इंपोर्टेंट है। 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 से 82/48 पूर्वी देशांतर। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की उपज पाई जाती है या मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर मानसून आएगा, मानसूनी जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नवगठित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है। देखो 2-3 चीजें यहाँ पर बताऊंगा। पहली चीज तो आती है विधानसभा, विधानसभा। उसके बाद में एक आती है आपकी लोकसभा, लोकसभा। और एक आती है आपकी राज्यसभा, राज्यसभा। अब दोस्तों 2-3 चीजें याद रखना है कि जब आपसे पूछे कि 1 नवंबर 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में आपका 1956 में विधानसभा की संख्या कितनी थी, तो विधानसभा सीटें थी 320। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है दोस्तों आपकी 230 वर्तमान में है। और 320 आपकी कब थी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो वर्तमान में आपकी 230 है। अब दोस्तों ये 230 है ना, इसमें भी आरक्षण है। इसमें एससी के लिए 35 सीटों पर आरक्षण है और एसटी के लिए 47 सीटों पर आरक्षण है। तो ये तो बात हुई विधानसभा की। विधानसभा सीटें 230 है वर्तमान में, 35 और 47 आपका यहाँ पर आरक्षण है एसटी एससी के लिए। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों लोकसभा सीटें की। तो जब 1956 की बात करें तो उस समय लोकसभा सीटें कितनी थी, तो 40 थी। और वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है, तो वर्तमान में आपकी 29 है। और ये 29 में भी एससी के लिए 4 सीटों पर और एसटी के लिए 6 सीटों पर आरक्षण है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें 1956 में कितनी थी, तो 1956 में आपकी 16 थी। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 11 है। कितनी है, 11 है। तो ये सारा का सारा इंपोर्टेंट डाटा है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है, तो मैंने संगीतकार आपको बता दिया था। सुनील झा साहब जो है इसके संगीतकार है। महेश श्रीवास्तव रचनाकार है और आपका शान शांतनु मुखर्जी जो है इसके गायक है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। अगला, मध्य प्रदेश का चित्र कैसा है। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश का चित्र कैसा है, सीधा सीधा ये पूछा है कि भाई मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। और दोस्तों ये जब 2023 में पटवारी के एग्जाम में आया था तो इसमें ऑप्शन सीधा दिया गया था। इस प्रकार से एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए थे, तो एग्जैक्ट ऑप्शन हम लिखेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसका राइट आंसर या एग्जैक्ट अगर पूछे तो आपको बताना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है वर्तमान में शिवपुरी। शिवपुरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। और वर्तमान में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो ये पादूना का है। तो पादूना जो जिला है वो वर्तमान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है और वर्तमान में शिवपुरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं निकलती है। देखो यहाँ पर लोकप्रिय है
मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं निकलती है? देखो, भोपाल से निकलती है, विदिशा से निकलती है, इंदौर से भी नहीं निकलती है। ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिए। कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, पहली इंपोर्टेंट चीज। दूसरा इंपोर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो भोपाल संभाग है ना, इस भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं और इन 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है आपका भोपाल संभाग, और मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में और क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा हटाते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा देता हूँ। पहला तो आपका रतलाम से कर्क रेखा शुरू होती है, रतलाम। दूसरे नंबर पर आता है आपका उज्जैन, फिर तीसरे पर आता है आपका शाजापुर, चौथे पर आता है आपका राजगढ़, 5वें पर आता है सीहोर, 6ठे पर भोपाल, 7वें पर विदिशा, 8वें पर रायसेन, 9वें पर सागर, 10वें पर दमोह, 11वें पर कटनी। ठीक है, 12वें पर आपका आता है उमरिया, 13वें पर शहडोल। ठीक है, शहडोल, और 14 पर आता है आपका अनूपपुर। 14 पर शहडोल और कटनिया, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो ये इतने टोटल 14 जिले हैं। इन 14 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और ये देखो, भोपाल संभाग पूरा, ये इतने जिले भोपाल संभाग में आ रहे हैं, सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये 14 जिलों के नाम आपको सीक्वेंस से याद रखना है: रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा है। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है, ये क्या काम करती है? तो पूरे भारत का जो टाइम डिनोट होता है कि भाई भारत में कितना टाइम हुआ है और भारत का टाइम किस देश से कितना आगे पीछे, ये सारा काम इसी रेखा से होता है। और ये जो रेखा है ना, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। और ये जो सिंगरौली जिला है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली से होकर भारत की मानक समय रेखा जो कि कौन सी है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये मध्य प्रदेश और भारत की मानक समय रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। अगला, मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया था, 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है। अगला, मध्य प्रदेश का सरकारी खेल कौन सा है? देखो, मध्य प्रदेश का सरकारी खेल पूछ ले या राज्य की खेल पूछ ले, तो वो आपको बताना है कौन सा? मलखम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मलखम जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज आपसे पूछेगा कि भाई मलखम जो है, इसे कब घोषित किया गया? तो सन 2013 में इसको घोषित किया गया मध्य प्रदेश का राज्य की खेल। फिर आपसे पूछे कि भाई जो मलखम अकादमी है, ये मलखम अकादमी कहाँ पर है? तो मलखम अकादमी के लिए आपको याद रखना है कहाँ पर है? उज्जैन में है, क्योंकि उज्जैन से ही इस खेल की शुरुआत होती है। तो मलखम अकादमी भी कहाँ पर रखी? उज्जैन में। फिर आपसे पूछे कि इसके लिए कौन सा सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है? तो जो मलखम खेल का विजेता होता है उसको प्रभात जोशी सम्मान दिया जाता है। प्रभात जोशी सम्मान इसको दिया जाता है, प्रभात जोशी पुरस्कार या सम्मान इसको दिया जाता है जो इस खेल का विजेता होता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे तो दोस्तों याद रखना है, इस मलखम खेल को 2020 में राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया। 2020 में इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि इसे राष्ट्रीय खेल में कब शामिल किया गया? तो 2020 में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला, मध्य प्रदेश में कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा छूते हैं? देखो, मैंने आपको ये बताया थे कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य? 5। और अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिले लगते हैं। तो पहले बात करें यूपी से, तो यूपी के साथ कितने जिले लगेंगे? 13 जिले। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से कितने जिले लग रहे हैं? तो राजस्थान से 10 लग रहे हैं। फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से कितने जिले लग रहे हैं? तो 7 जिले लग रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से कितने जिले लग रहे हैं? तो 10 जिले लग रहे हैं।
और बात करें गुजरात की, तो गुजरात से कितने जिले लग रहे हैं, तो सबसे कम जिले लगते हैं गुजरात से, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से, तो 10 जिले लग रहे हैं। अब एक चीज और याद रखना है, अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे ज्यादा जिले किससे लगते हैं, तो सबसे ज्यादा जिले तो आपका किससे लग रहा है, यूपी से लग रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य से लगता है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका लगता है राजस्थान से। तो सबसे ज्यादा जिले तो यूपी से लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका राजस्थान से लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर देखो, यूपी से आपके टोटल 14 जिले लग रहे हैं, राजस्थान से 10 जिले लग रहे हैं, गुजरात से 2 जिले लग रहे हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र से 10 जिले लग रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से आपके 7 जिले लग रहे हैं। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किससे लगता है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका राजस्थान के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो इन हैंड रिटन नोट्स के लिए पहली चीज तो आपको ये याद करना है कि टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, जिसका नाम है राघव जी के। तो राघव जी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना। वहां पर मैं हर टॉपिक का मतलब टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली एमपी जीके की क्लासेस मिलती रहे। तो इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार के, तो ये आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और उससे बनने वाले जितने भी पॉइंट थे सबको कवर कर लिया। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है, कौन कौन से जिले बनते हैं, वो हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।